आप लोगों ने पोस्टल पे देखा था डीजल सेट गोंडा में जो परीक्षा 19/2/2021 को हुई थी उसी का हल, और उसमें भी केवल राजभाषा के हल करने जा रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों इसमें 100 प्रश्न थे और 100 प्रश्न में प्रश्न संख्या 91 से लेकर के और 100 तक राजभाषा से प्रश्न आए थे। और बहुत खुशी की बात यह है कि जो भी राजभाषा के प्रश्न आए थे उसमें एक एक प्रश्न इसी चैनल से आए थे। और खास बात तो ये है कि आज की डेट में जो लगभग परीक्षाएं हो रही है, चाहे किसी भी डिवीजन के किसी भी विभाग का हो, कारखाना का हो, वर्कशॉप का हो, वो सभी आपको इस चैनल से एक एक प्रश्न राजभाषा के आ रहे हैं। तो आप लोग जिनकी भी परीक्षा है कृपया चैनल को देख लें। और चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। ये लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे डीजल सेट गोंडा में परीक्षा हुआ था। ग्रुप डी से हेल्पर के एंट्री में 25% LDC जो परीक्षा था 19/2/2021 का है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि बहुत ही हल्के वैसे प्रश्न हैं जो कि सभी विभागों में आते हैं, और उसके साथ साथ उन 10 प्रश्नों के बाद कुछ वन लाइनर ऐसे दिए गए हैं जो कि किसी भी परीक्षा के लिए वज्र सिद्ध होगा। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि ये प्रश्न का ऊपर का भाग है, ये 91 से 100 तक आया हुआ जो क्वेश्चन है, 91 से 100 तक आया हुआ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न था कि राजभाषा अधिनियम कब संशोधन किया गया था। राजभाषा अधिनियम कब संशोधन किया गया था? तो दोस्तों इसे संशोधन 1967 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1967 में। चारों विकल्प हैं 1962, 1967, 1963, 1971। तो राजभाषा अधिनियम का संशोधन जो है 1967 में किया गया था। ये 91 नंबर प्रश्न में आया हुआ था। ठीक, इसके आगे देखिए 10 प्रश्न के हम लोग व्याख्या सहित देखेंगे जिससे कोई भी इससे संबंधित आने वाला प्रश्न आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इस पे विशेष ध्यान ये दे कि 10 मई 1963 को तो राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था, 10 मई 1963 को, परंतु उसका संशोधन 1967 में हुआ था। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई थी? राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई थी? तो इसका सही आंसर, चारों विकल्प देखिए, विकल्प है 26 जनवरी 1965, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1967 और 15 अगस्त 1967। दोस्तों इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1965। कब हुआ था? 26 जनवरी 1965 इसका सही आंसर है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई थी? यहाँ प्रश्न है लागू होने का, प्रभावी होने का, तभी 26 जनवरी 1965 आंसर है। प्रश्न किस चीज का है? प्रभावी होने, लागू होने, तब 26 जनवरी 1965 है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो है राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुई थी। पारित कब हुई थी? तो 10 मई 1963 को। और लागू कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1965 को। यहाँ लागू होने का प्रश्न था कि कब से प्रभावी हुई यानी लागू हुई, तब इसका सही आंसर हुआ 26 जनवरी 1965। यदि ये पारित होने का प्रश्न होता तो 10 मई 1963 होता। यदि पारित होने का प्रश्न होता तो सही आंसर क्या होता? 10 मई 1963। लेकिन यहाँ लागू होने, प्रभावी होने का प्रश्न है, इसलिए 26 जनवरी 1965 इसका सही आंसर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? दोस्तों ध्यान दें, संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 22 भाषा को सूचीबद्ध किया गया है। चूंकि जब प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा ही थी मूल रूप में, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अब देखिए दोस्तों इनमें भाषाओं को ध्यान में रखना भी जरूरी है। आप लोग सोचेंगे कि 22 भाषा है तो यही याद करना, नहीं दोस्तों, 2-4 बार ऐसे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसमें इन 22 भाषाओं में अधिकतर जो प्रश्न में पूछा गया था उसमें अंग्रेजी को दिया गया था, वो शामिल नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी को राजभाषा नियम के तहत
सहभाषा के रूप में राजभाषा नियम 1976 के तहत सहभाषा के रूप में रखा गया है। कैसे में रखा गया है? सहभाषा के रूप में। उसे 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। ठीक, तो उस समय अंग्रेजी आंसर था, इसलिए हम लोग 22 भाषा को भी देख लेते हैं। ठीक, अभी वर्तमान में ये हम जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है। ठीक, प्रारंभ में कितने थे? मूल रूप से 14 थे। और कैसे कैसे 21वां संशोधन 71वां संशोधन 92वां संशोधन में कैसे कैसे जुड़ा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? 22। तो दोस्तों देखते हैं आगे कि 22 भाषा में जो है, देखिए कौन कौन है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, इसके साथ साथ देखिए कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, ये 22 भाषाएं हुई। इसमें कहीं आपको अंग्रेजी दिखा? नहीं। कहीं भोजपुरी दिखा? नहीं। तो ध्यान रखें दोस्तों कि जो चीज इसमें नहीं दिखा, वो प्रश्न में यदि आता है कि इनमें से कौन भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वही आंसर होगा। जैसे ही देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, इन 22 भाषाओं में 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी को भारत के सहभाषा है। अंग्रेजी क्या है? भारत की सहभाषा है। चूंकि 8वीं अनुसूची में यदि हम लोग देखें तो केवल 22 भाषाओं का ही उल्लेख है दोस्तों। उसमें 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। 22 भाषाओं में क्या है दोस्तों? अंग्रेजी शामिल नहीं है। देखिए, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल नहीं। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। तो चलिए ये बात भी ध्यान देते हैं कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थी। तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थी दोस्तों? 14। याद रखें, मूल रूप से यदि पूछता है तो। लेकिन देखिए, जब 21वां संशोधन हुआ 1967 में हुआ था। कब हुआ था 21वां संशोधन? 1967 में। तो उस समय सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। तो पहले 14 था, एक जुड़ गया तो कितना हो गया दोस्तों? 15 हुआ। लेकिन फिर आ गया 71वां संशोधन। कौन सा संशोधन आया? 71वां, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 3 भाषा और जोड़ा तो 15 और 3 कितने हुए? 18। ये 3 भाषा कब जुड़े? 1992 के 71वां संशोधन में। तो 1992 के 71वां संशोधन में जब 3 भाषा जुड़ गए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कब जुड़े? 1992 में। किस संशोधन में? 71वां संशोधन में। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषा जब जुड़े तो 15 और 3 कितने हो गए? 18 भाषा हो गए। लेकिन इतना ही से नहीं रहा। फिर 92वां संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन हुआ दोस्तों? 92वां। जब 92वां संशोधन हुआ तो उसमें 4 भाषा और जोड़ी गई। कौन कौन से 4 भाषा और जोड़ी गई? देखिए, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। इसमें 4 भाषा जोड़े गए। डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। 92वां संशोधन हुआ कब? 2003 में। 92वां संशोधन हुआ कब? 2003 में। उस 2003 में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई दोस्तों? तो डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली, ये 4 भाषा जब जुड़े तो 18 तो थे। कैसे? जब 14 मूल रूप से थे, एक सिंधी जुड़ा गया 21वां संशोधन में, 15 हुए। 3 जो है 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया था, 15 3 18 हुए। 4 92वां संशोधन 2003 में जोड़ा गया। कौन कौन? डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। तो 18 4 22 भाषा कुल हुए। अब देखिए, अंतिम रूप से जोड़ा गया भाषा जब आपसे पूछता है तो डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली, इसका मैंने ट्रिक दिया था। क्या दिया था? बोसन डोम। क्या दिया था ट्रिक दोस्तों? बोसन डोम। बोसन डोम, बो से हो गया बोडो, सन से संथाली बोसन, डो से डोगरी, अम्मा से मैथिली। बोसन डोम, बो से बोडो, सन से संथाली, डो से डोगरी, म से मैथिली।
तो भूषण डूम से आसानी से याद हो जाएगा कि 92वां संशोधन 2003 में कौन कौन सी भाषा थी। बो से बोसो, बोडो, सन से संथाली, डो से डोगरी, म से मैथिली, भूषण डो। तो ये 4 भाषा जो थी 92वां संशोधन में जोड़ी गई, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली 2003। तो अब देखिए चौथा प्रश्न क्या आया था दोस्तों, यानी 94 नंबर प्रश्न था। तो चौथा प्रश्न था कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, जान ले कि केंद्रीय हिंदी समिति एक सर्वोच्च समिति है जो राजभाषा के लिए नीति तय करती है। केंद्रीय हिंदी समिति क्या है, तो केंद्रीय हिंदी समिति सर्वोच्च समिति है जो राजभाषा के लिए नीति तय करती है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये समिति का, इस समिति का बैठक 1 वर्ष में 4 बार होती है, यानी प्रति 3 माही होती है। ठीक, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री। आगे देखें इसके बारे में जरा सा कि केंद्रीय हिंदी समिति राजभाषा के सर्वोच्च समिति है जो राजभाषा के विषय में नीति तय करती है। क्या करती है, नीति तय करती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। इस समिति के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राजभाषा नियमों के तहत वर्गीकृत तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब देखिए राजभाषा नियम के तहत संपूर्ण भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र। क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। तो का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र 3 में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पूछ रहा है कि राजभाषा नियमों के तहत वर्गीकृत तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हुआ दोस्तों, आप तो समझ ही गए कि का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र इसका सही आंसर है। अब देखिए इसमें तमिलनाडु को छोड़कर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, परंतु पत्र व्यवहार के आधार पर तमिलनाडु को गा क्षेत्र में रखा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, क्या है कि तमिलनाडु को छोड़ के संपूर्ण भारत को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, का क्षेत्र, खा क्षेत्र, गा क्षेत्र। ठीक, परंतु पत्र व्यवहार के आधार पे तमिलनाडु को गा क्षेत्र में रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखें। तो इसका सही आंसर हुआ का, खा, गा क्षेत्र। और चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि केंद्र सरकार ने राजभाषा नियम कब लागू किया। तो वो लागू किया था 28 जून 1976 को। कब किया था, 28 जून 1976 को। केंद्र सरकार ने राजभाषा नियम 28 जून 1976 को किया था। उसके तहत राजभाषा नियम कुल 12 है। कितने हैं, कुल 12। राजभाषा नियम कुल 12 है। तमिलनाडु राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है। कहाँ छोड़ के दोस्तों, तो ध्यान रखें कि तमिलनाडु राज्य को छोड़ के ये संपूर्ण भारत पर लागू है। राजभाषा के अनुसार संपूर्ण भारत को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। राजभाषा के अनुसार संपूर्ण भारत को 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जिसमें का क्षेत्र हो गया, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र, ये 3 भागों में विभक्त है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। छठा प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के दर्जा दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के दर्जा दिया गया है। तो आप जानते हैं दोस्तों 343(1) के तहत 343(1) में यह बताया गया है कि भारत संघ के लिपि देवनागरी होगी जिसका राजभाषा हिंदी होगा। यह बताया गया है 343(1) में कि लिपि देवनागरी भाषा हिंदी होगी। क्या बताया गया है, लिपि देवनागरी भाषा हिंदी होगी। इसलिए इसका सही आंसर हुआ कौन सा, अनुच्छेद 343(1). क्या सही आंसर हुआ, अनुच्छेद 343(1). इसके बारे में जरा सा देखते हैं दोस्तों, 343(1). अच्छा चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत की राजभाषा क्या है। तो जब लिपि देवनागरी राजभाषा हिंदी होगा तो भारत की राजभाषा हिंदी, इसका सही आंसर है ए नंबर। ये प्रश्न आया था, इतनी हल्की प्रश्न देखो दोस्तों कि राजभाषा क्या है और लिपि क्या है। आप जानते हैं कि लिपि देवनागरी राजभाषा हिंदी होगी, ये प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
8, जो कि हम मौखिक रूप से बोल के ये सब हमेशा बता देते हैं और लिखा भी रहता है। उत्तर प्रदेश राजभाषा किस क्षेत्र में आता है? उत्तर प्रदेश राजभाषा के किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, खा क्षेत्र, गा क्षेत्र और घा क्षेत्र। तो दोस्तों का क्षेत्र, गा क्षेत्र, गा क्षेत्र और कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखें कि जो राज्य हिंदी में अपना पत्र व्यवहार केंद्र सरकार के साथ करते हैं, हिंदी में जवाब पाते हैं, तो इनको तो का क्षेत्र में रखा जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में। लेकिन बार बार ये प्रश्न उठता है, उसमें उत्तर प्रदेश को भी रखा जाता है। बार बार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आता है, कि ये राज्य किस क्षेत्र में आता है। तो आपको इस बात को जरूर ध्यान में रखना होगा कि का क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, खा क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं और गा क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं। यदि 2 क्षेत्र के राज्य याद हो जाते हैं तो तीसरा आप छांट सकते हैं, लेकिन इनको ध्यान में रखना होगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि कोई ऐसा परीक्षा नहीं होता जिनके राजभाषा के 10 प्रश्नों में ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता कि ये राज्य किस क्षेत्र में आता है। तो इसके लिए हमने आगे दे दिया है, उन राज्यों को देखें कि उत्तर प्रदेश राजभाषा किस क्षेत्र में आता है। तो ये तो आपने का क्षेत्र जान लिए, लेकिन देखते चलिए कि का क्षेत्र में आता कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहले का क्षेत्र में जो लोग हिंदी में पत्र व्यवहार करते हैं केंद्र सरकार के साथ, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ये राज्य जो है का क्षेत्र में आते हैं। ये लोग किस में आते हैं दोस्तों? का क्षेत्र में। का क्षेत्र में आने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब का क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं दोस्तों। एकदम छाप लीजिए माइंड में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9वां है दोस्तों कि राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। फिर ये प्रश्न देखिए, ये 99 नंबर प्रश्न में फिर पूछा गया था, जब राजभाषा हिंदी को कहते हैं और देवनागरी में लिखी जाती है। इन 343 एक में बताया गया है, अनुच्छेद 343 के 1 में। तो ये तो एकदम बिल्कुल एक ही अनुच्छेद से तीनों प्रश्न है। 343 1 से राजभाषा 343 1 में बताया गया है कि लिपि देवनागरी भाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी भाषा हिंदी होगी। ये देवनागरी इसका सही आंसर है दोस्तों। कौन सा है? देवनागरी। अब देखिए ये बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 343 1 में बताया गया है कि भारत संघ की राजभाषा देवनागरी में लिखी लिपि हिंदी होगी, राजभाषा में लिखी देवनागरी यानी देवनागरी में लिखी लिपि हिंदी होगी। देखिए मिस्टेक हुआ है, देवनागरी में लिखी लिपि हिंदी होगी। ठीक, इस सब के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जाना है। रेलवे विभागीय परीक्षा को टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करेंगे, आपको सभी पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, उसमें जाएंगे, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। ग्रुप आइकन पे जाइए, उसके बाद 3 चीजें दिखती है, उसमें वीडियो फाइल लिंक दिखती है, फाइल में जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों को बी क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेशों को 4 ऑप्शन है, जैसे ए नंबर है चंडीगढ़, बी नंबर दमन दीव, सी नंबर दादर नगर हवेली है, डी नंबर सभी विकल्प सही है। तो देखिए बी क्षेत्र का मतलब हुआ खा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? खा क्षेत्र में कौन से रखा गया है? तो देखिए खा क्षेत्र में तो चंडीगढ़ भी आता है, दमन दीव भी आता है, दादर और नगर हवेली भी आता है। इसलिए सभी विकल्प सही है, सभी विकल्प सही है, क्योंकि चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली सभी आता है। और खा क्षेत्र के लिए तो मैंने कई ट्रिक दिया था, लेकिन आज दे रहे हैं पंगु चंद मदान। कौन सा ट्रिक? पंगु चंद मदान। पंगु का मतलब पन से पंजाब, गु से गुजरात, पंगु, चंद, चंद से चंडीगढ़, द से दमन दीव, पंगु चंद मदान, म से महाराष्ट्र, दा से दादर और न से नगर हवेली। इसलिए खा क्षेत्र के लिए ट्रिक याद रखें दोस्तों। कौन सा ट्रिक? पंगु चंद मदान, पंगु चंद मदान। ठीक, अच्छा तो चलिए देखते हैं, सभी विकल्प सही है, आंसर है पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, दमन एवं द्वीप, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली। ये जो है खा क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। कहाँ? खा क्षेत्र में। याद रखें दोस्तों, खा क्षेत्र में पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, दमन दीव, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली आते हैं। तो ट्रिक पे ध्यान दे दोस्तों, ट्रिक है, क्या है ट्रिक दोस्तों? पंगु चंद मदान।
ये ट्रिक है हमारा पंगुचंद मदान। कौन सा ट्रिक है दोस्तों? पंगुचंद मदान। ये खा क्षेत्र के लिए बड़ा बृहद ट्रिक है पंगुचंद मदान। दोस्तों ध्यान दे कि पन से हो गया पंजाब, गु से गुजरात, चंद से चंडीगढ़, द से दमन दीव, म से महाराष्ट्र, दा से दादर और न से नगर हवेली। इस ट्रिक के माध्यम से पंगुचंद मदान से खा क्षेत्र में आने वाले सभी राज्य याद हो जाएंगे आपको आसानी से। ठीक, अच्छा, इसके पहले भी मैंने आसान ट्रिक दिया। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये आया हुआ 10 ही प्रश्न थे जो 91 से 100 तक प्रश्नों में आए थे, लेकिन जब वीडियो बना रहे हैं तो कुछ ऐसा चीज दे दे कि सभी विभागों के लिए एकदम वज्र सिद्ध हो। परीक्षा में क्या सिद्ध हो? वज्र। परीक्षा में सीधा विस्फोट करे। तो देखिए कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। अब इसमें क्या देखते हैं कि मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक यानी डीआरएम होता है। कौन होता है? मंडल रेल प्रबंधक। कहने का मतलब डीआरएम होता है। ठीक, दूसरी पॉइंट पे देखते हैं दोस्तों, क्या है कि सरकार की राजभाषा नीति संबंधी जानकारी देने वाली सर्वोच्च समिति कौन है? तो नीति संबंधी जानकारी देने वाली सर्वोच्च समिति है केंद्रीय हिंदी समिति। कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति के नाम से जानी जाती है। ठीक, तीसरा पॉइंट, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार की गई? 14 सितंबर 1949 को। कब दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को। उसी समय से 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में। यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक, क्यों? क्योंकि जो अपनाया गया था दोस्तों, वो कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। संविधान सभा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया था? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? 14 सितंबर को। बड़ा ही दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये रोचक पॉइंट जो कि 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाई जाती है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट कि प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का जो गठन है 1957 में हुआ था। और इसके सभापति उस समय कौन थे? श्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। श्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी इसके सभापति थे। प्रथम राजभाषा संसदीय समिति का गठन जो है 1957 में हुआ और इसके सभापति हुए कौन? सभापति हुए श्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। तो चलिए देखते हैं पांचवा पॉइंट को। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों कि 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम पारित कब हुआ? 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम जो है पारित हुआ 10 मई 1963 को। परंतु इसका संशोधन कब हुआ? ये हुआ 1967 में। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि संशोधन कब हुआ? 1967 में। इसके पहले मुंबई के डिवीजन में पूछा गया था कि कब अधिनियम पारित हुआ, तो 10 मई 1963 को हुआ था। तो चलिए छठा पॉइंट को देखते हैं गौर से। वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। तो छठा पॉइंट है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों इसका गठन हुआ 7 जून 1955 को। कब गठन हुआ? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे? श्री बाण गंगाधर खेर थे। श्री बीजी खेर इनको कहा जाता है, बाण गंगाधर थे खेर। ऐसा ना कि बीजी खेर लिख दे तो आप लोग एग्जाम में भटक जाएं। ठीक, श्री बीजी खेर इन्हीं को बाण गंगाधर खेर को कहा जाता है। ये प्रथम राजभाषा आयोग के गठन जब 7 जून 1955 में हुआ था तो अध्यक्ष थे श्री बाण गंगाधर खेर जी। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो दोस्तों राजभाषा नियम 28 जून 1976 को बनाया गया। राजभाषा नियम कब बनाया गया? 28 जून 1976 को। 8वां पॉइंट में देखते हैं दोस्तों। 8वां पॉइंट है कि भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड था। कौन था? 8वां पॉइंट है कि भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र, और वो पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। तो चलिए आगे देखते हैं 9वां पॉइंट। 9 नंबर है कि 26 जनवरी 1965 को राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) लागू हुई। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये आया हुआ था अभी कि धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई?
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? तो दोस्तों ये पारित तो मई 1963 में हुआ था, लेकिन ये प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ 26 जनवरी 1965 से। कब से? 26 जनवरी 1965 से राजभाषा अधिनियम के धारा 3(3) प्रभावी हो गई, लागू हो गई। तो चलिए 10वां पॉइंट पे देखते हैं। 10 नंबर पॉइंट है, हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों की संख्या वर्ष में न्यूनतम 2 बार होती है। हिंदी सलाहकार समिति जो है इसकी बैठक वर्ष में न्यूनतम कम से कम 2 बार। ठीक, तो चलिए 11वां पॉइंट पे देखते हैं कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी 1965 से सह राजभाषा अंग्रेजी है। देखिए सह राजभाषा अंग्रेजी है किस अधिनियम से? तो राजभाषा अधिनियम से 26 जनवरी 1965 से। कब से अंग्रेजी को सह राजभाषा माना गया जानते हैं दोस्तों? 26 जनवरी 1965 से। कब से अंग्रेजी को सह राजभाषा माना गया? 26 जनवरी 1965 से। राजभाषा अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी 1965 से अंग्रेजी को सह राजभाषा माना गया। 9 की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल है। 8वीं अनुसूची के 22 भाषा में अंग्रेजी शामिल नहीं है। याद रखिए दोस्तों, बड़ा ही आता है क्वेश्चन, कौन शामिल नहीं है। अब देखिए 12वां पॉइंट है कि हिंदी संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं। हिंदी संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। ये संसदीय राजभाषा समिति है, इसमें संसद लोग रहते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हिंदी संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 30 सदस्यों में लोकसभा से कितने होते हैं? 20 और राज्यसभा से कितने होते हैं? 10। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? कहीं कहीं पूछा जाता है 30, और कहीं कहीं लोकसभा से कितने आते हैं? 20 और राज्यसभा से कितने आते हैं? 10। 13वां टॉपिक थोड़ा सा पुराना है कि राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 9 के अनुसार धारा 6 और 7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती है। आज भी ये प्रश्न आता है। ठीक, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 9 के अनुसार धारा 6 और 7 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती है। ठीक, आगे आ गया 14 नंबर प्रश्न, हिंदी की लिपि। तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। 14वां पॉइंट है कि हिंदी की लिपि क्या है? दोस्तों ये अभी आया था ना प्रश्न, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। और 15वां पॉइंट पे आप ध्यान दें। 15वां पॉइंट क्या है कि केंद्रीय हिंदी समिति के गठन कब हुआ था दोस्तों? तो केंद्रीय हिंदी समिति के गठन 5 सितंबर 1967 को हुआ था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ये प्रश्न भी आया हुआ था कि केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका गठन 5 सितंबर 1967 को हुआ था और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 16वां पॉइंट पे ध्यान दें कि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजभाषा विभाग किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। दोस्तों ये सभी प्रश्न किसी न किसी डिवीजन के, किसी न किसी वर्कशॉप, किसी न किसी कारखाने में आए हुए प्रश्न है। और एक बार के आया हुआ प्रश्न मैंने नहीं रखा है, कई बार के आया हुआ प्रश्न है। राजभाषा विभाग के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राजभाषा विभाग किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अब देखिए मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 17वां पॉइंट है 21 फरवरी को। दोस्तों कब मनाया जाता है मातृभाषा दिवस? कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। 18वां पॉइंट है कि शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल भाषा को दर्जा दिया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शास्त्रीय भाषा के रूप में किस भाषा का दर्जा दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल भाषा को याद रखे दोस्तों, और किसी भाषा को नहीं, संस्कृत को नहीं दिया गया है शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा, तमिल को दिया गया है। किसको दिया गया है? तमिल को। ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट 19वां पे देखें कि प्रबोध जो है प्राथमिक यानी 5वीं की हिंदी का लेवल होता है। प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, ये सब प्रशिक्षण कोर्स है। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने के लिए प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत है। तो उसमें प्रबोध जो है 5वीं के
हिंदी का लेवल है। किसके हिंदी का लेवल है? पांचवी के। प्रवीण मिडिल स्कूल के हैं। प्रवीण किसके हैं? मिडिल स्कूल के हिंदी का लेवल। और प्राज्ञ हाई स्कूल के हिंदी का लेवल होता है। ठीक, ध्यान रखें, प्रबोध पांचवी के हिंदी का लेवल, प्रवीण मिडिल स्कूल के हिंदी का लेवल और प्राज्ञ जो है हाई स्कूल का लेवल होता है। इसको ध्यान रखें, इंपोर्टेंट पॉइंट था। आगे 20वां पॉइंट है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? रेल राजभाषा है। क्या है दोस्तों? रेल राजभाषा। क्या नाम है? रेल राजभाषा। आगे आ गए 21 नंबर प्रश्न। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठक की संख्या वर्ष में 4 बार होती है। वर्ष में कितने बार होती है? 4 बार, यानी 3 माह में 1 बार। ध्यान रखें, राजभाषा कार्यान्वयन समिति में बैठकों की संख्या वर्ष में 4 बार, 3 माह में 1 बार होती है। 22वां पॉइंट है दोस्तों, क्या है कि प्रबोध परीक्षा केवल दक्षिण भारतीयों के लिए है। बड़ा इंपोर्टेंट है, प्रबोध परीक्षा किसके लिए है? केवल दक्षिण भारतीयों के लिए। किसके लिए? केवल दक्षिण भारतीयों के लिए। आगे देखिए, HTS का पूरा अर्थ, HTS का फुल फॉर्म होता है हिंदी ट्रेनिंग स्कीम। क्या होता है? हिंदी ट्रेनिंग स्कीम। आगे 24वां पॉइंट है, स्टेशनों के नाम में सबसे ऊपर क्या रहता है? क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। ध्यान रखें, स्टेशनों के नाम में सबसे ऊपर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। इंपोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ऊपर क्या रहेगा? क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग रहेगा। स्टेशन के नाम सबसे ऊपर क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाएगी। 25वां पॉइंट है, राजभाषा नियमानुसार द्विभाषी रूप में अनिवार्य है। ठीक, राजभाषा नियम के अनुसार द्विभाषी रूप में प्रश्न पत्र देना अनिवार्य है, 2 भाषाओं में। दोस्तों ध्यान रखिए, 26वां पॉइंट है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट चल रहा है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ये आया था ना, इतना इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। रेल मंत्रालय स्तर पे अध्यक्ष कौन होता है? रेलवे बोर्ड होता है। क्षेत्रीय रेल स्तर पे अध्यक्ष कौन होता है? महाप्रबंधक होते हैं। मंडल रेल स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है? मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। और प्रत्येक बैठक वर्ष में 4 बार, यानी हर 3 माह ही आयोजित की जाती है। ठीक, तो अगला इंपोर्टेंट पॉइंट देख ले कि गाँव क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है दोस्तों। गाँव क्षेत्र में आने वाले जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु भी दोस्तों। तमिलनाडु को 1976 का राजभाषा नियम 1976 का प्रभाव तमिलनाडु पर नहीं है, परंतु इसे गाँव क्षेत्र में रखा गया है। तमिलनाडु, गोवा, पांडिचेरी और लक्षद्वीप। ठीक, गाँव क्षेत्र में आने वाले जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, पांडिचेरी और लक्षद्वीप आता है। ये गाँव क्षेत्र में आते हैं। ठीक, 1976 नियम का प्रभाव न तमिलनाडु पे नहीं है, लेकिन क्षेत्र वाइज ये गाँव क्षेत्र में आता है। तो चलिए 28 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 28 नंबर पॉइंट क्या है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत 14 कागजात आते हैं दोस्तों। अंतिम पॉइंट है, बने रहिए क्योंकि प्रश्न पूछता है कि राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) के अंतर्गत कितने कागजात आते हैं? तो 14। और पूछता है कि इनमें से कौन सा कागजात नहीं आता है। तो इसके लिए आपको कागजात को ध्यान में रखना होगा कि 14 कागजात में जो 14 कागजात होते हैं, उन 14 कागजात में कौन कौन से हैं? तो देखिए, 1 नंबर संकल्प, 2 नंबर सामान्य आदेश, 3 नंबर नियम, 4 नंबर से देखिए 4 नंबर अधिसूचनाएं, 5 नंबर प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, 6 नंबर प्रेस विज्ञप्ति, 7 नंबर संविदा, 8 नंबर करार, 9 नंबर लाइसेंस, 10 नंबर परमिट, 11 नंबर सूचना, 12 नंबर निविदा प्रारूप, 13 नंबर संसद के किसी सदन के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट और 14 नंबर अन्य कागजात। ये 14 कागजात जो हैं, ये 14 कागजात जो हुए, ये आपको राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत ये 14 कागजात आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।